वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक नंबर 10.2, जहां पर आज हम स्टडी करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, वहां पर हमने देखा था कि भाई जो वेव ऑप्टिक्स आज हम स्टडी करते हैं उसकी जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई थी। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने एक थियरी दी थी जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट या फिर कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, जहां पर न्यूटन ने बताया था कि भाई जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है और वो पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दिया था कॉर्प्यूस्कल्स। तो फर्स्ट टाइम न्यूटन ने लाइट की जो थियरी दी थी उसके अकॉर्डिंगली लाइट का जो नेचर हमको मिलता था वो कुछ ऐसा होता था कि भाई ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसका नाम था कॉर्प्यूस्कल्स। तो एक कॉर्प्यूस्कल्स जब ऐसे स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लाइट या फिर लाइट रे। ऐसा किसने कहा था भाई? तो कि न्यूटन ने। तो न्यूटन ने लाइट की जो थियरी दी थी उसमें लाइट का नेचर कैसा था? तो कि लाइट एक तो ऐसे पार्टिकल से बनी हुई होती है और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। अब न्यूटन ने लाइट की जो पार्टिकल की थियरी दी थी उसी के थोड़े टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए हाइगन्स नाम के। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो लाइट है वो कोई ऐसे पार्टिकल से बनी हुई नहीं होती है, लेकिन वो वेव से बनी हुई होती है और वो वेव के फॉर्म में ही प्रोपोगेट करती है। तो लाइट वेव नेचर की होती है, ऐसा फर्स्ट टाइम बताने वाले कोई साइंटिस्ट थे तो वो थे हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट। और आज उसी का जो प्रिंसिपल है वो आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो नाम है ये एक डच साइंटिस्ट का नाम है। तो डच लैंग्वेज के अंदर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होगन्स ऐसा कुछ होता है। तो कोई लोग इसको हाइगन्स बोलते हैं, कोई ह्यूजेंस बोलते हैं, कोई होगन्स ऐसा कुछ बोलते हैं। आप किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएशन कर लो। हमें यहाँ पर देखना क्या है कि भाई ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या साइंस क्या थियरी हमको बनाकर दी है। ठीक है, अब हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सीखना होगा और उसका नाम है वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? वेव फ्रंट, क्योंकि इसी के ऊपर से जो हाइगन्स है उन्होंने अपना प्रिंसिपल बनाया हुआ है। तो क्या है भाई ये वेव फ्रंट? तो पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, सपोज कि एक तालाब है जिसके अंदर बिल्कुल ही शांत पानी भरा हुआ है, या फिर घर में भी आप सोच सकते हो कोई बाल्टी के अंदर या फिर कहीं पर भी आपने पानी भर के रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही शांत पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक पत्थर को डालते हैं। तो आपने देखा होगा पानी में जब हम पत्थर को डालते हैं तब जहां पर पत्थर गिरेगा वहां से चारों ओर ऐसे पानी की लहरें, पानी की वेव्स निकलनी स्टार्ट होगी। आपने कहीं ना कहीं पर तो ऐसा देखा ही होगा। अब हमने वहां पर क्या किया, तो पानी पहले शांत था, हमने वहां पर पत्थर डाला, मतलब कि हमने वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो जिस पॉइंट के ऊपर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे वहां से क्या होगा, वेव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक टाइम के ऊपर वो जो फिनोमिना हमको दिख रहा है उसकी फोटोग्राफ अगर हम निकालें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए कि एक पॉइंट जहां पर हमने जो पत्थर है उसको डाला था उसके आसपास हमको सर्कल के शेप में वेव्स जो है वो बाहर निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, ये एक पॉइंट जहां पर हमने पत्थर को डाला था और उसके आसपास इस तरह से हमको वेव्स जो है वो बाहर निकलती हुई दिखेगी। ऐसा आपने देखा ही होगा। अब देखिए, वेव्स जब आपने स्टडी की होगी तब आपने ऐसा वेव्स जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया होगा कि वेव्स जो है वो ऐसी होती है। और आपने देखा कि होगा कि पानी की जो वेव्स बनती है वहां पर कुछ इस तरह से वेव्स बनती है। देखिए ऐसे, उसका जो कुछ पार्ट है वो ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है और जो कुछ पार्ट है वो ऐसे दबा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से पानी की वेव्स बनती है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे दबा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो पानी में भी जो वेव्स बनेगी वो भी उसमें भी ऐसे क्रेस्ट होगा और ट्रफ होगा। तो यहां पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसके बीच में एक ऐसी ब्लू लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब ये ब्लैक जो सारे सर्कल आपको दिख रहे हैं वो ऐसे वेव का उठा हुआ पार्ट यानी कि वो सारे ऐसे क्रेस्ट है, और जो ब्लू जो लाइन आपको दिख रही है वो दबा हुआ पार्ट यानी कि वो ऐसे ट्रफ है। तो वेव्स जो है वो हमको ऐसे मिल रही है, फिर पहले क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ। तो ऐसे हमको वेव पानी में मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम किसी तरह से छोटे होकर यहां पर किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर बैठ गए। अब
यहाँ पर हमने पत्थर डाला और यहाँ पर बैठे बैठे हमने देखा, तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ से जो वेव्स निकलेगी वो यहाँ पर हमें ऐसे सामने आती हुई दिखेगी। वेव का ऐसे ऊपर उठा हुआ पार्ट हमको ऐसे सामने आता हुआ दिखेगा। तो ये जो पार्ट आपको सामने आता हुआ दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसके नाम के ऊपर से भी आप समझ सकते हो, वेव फ्रंट यानी कि वेव का फ्रंट पार्ट, वेव का आगे वाला हिस्सा जो हमको सामने आता हुआ दिखता है उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो पहला आपको ये वेव फ्रंट दिखेगा, फिर उसके बाद ये वेव फ्रंट आएगा, फिर ये वेव फ्रंट आएगा। कंटिन्यूसली यहाँ से जितनी भी वेव फ्रंट निकलेगी वो हमें यहाँ पर अपनी ओर आती हुई दिखती जाएगी। आपने समुद्र पे भी देखा होगा कि जो पानी की लहरें होती है वो ऐसे ऊपर उठी हुई सा एक वॉल जैसा पार्ट हमको अपनी ओर आता हुआ दिखता है और उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ये हमने कुछ आसान लैंग्वेज में वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा। अब एक और तरीका हमको बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपने कहीं पर फेज के बारे में सुना है? पहले फेज क्या होता है भाई देखिए, ये जो वेव्स है उसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब वेव्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं 0, फिर ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं π/2, इसको हम बोलते हैं पाई, इसको हम बोलते हैं 3π/2 और इसको हम बोलते हैं 4π। ये पॉइंट होगा हमारा 5π/2। सॉरी, यहाँ पर 4π नहीं होगा, ये जो पॉइंट है वो होगा 2π और ये 5π/2, फिर ये होगा 3π, फिर ये होगा 7π/2, ये होगा 4π। तो वेव्स में हम इस तरह से लिखते हैं 0π/2, π, 3π/2। तो ये जो सारे हमने लिखे हैं 0π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, ये सारे जो है उसको हम बोलते हैं उसका फेज, वेव का फेज बोलते हैं हम उसको। अब देखिए यहाँ पर जो वेव्स हमको मिलती है एक ऐसे सर्कल के शेप में, उसमें से कोई एक सर्कल को हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर करते हैं। सपोज हमने ये जो सर्कल है उसको लिया, अब उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसका फेज कितना है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका जो वेव है वो पहले तो हमको कैसा मिलेगा, तो देखिए ये जो है वो एक क्रेस्ट है, मतलब कि ऊपर उठा हुआ पार्ट, तो ये ऐसा बनेगा इस तरह से। फिर ये ट्रफ है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नीचे दबा हुआ पार्ट। फिर यहाँ पर फिर से क्रेस्ट आया तो ऐसा बनेगा, फिर यहाँ पर ट्रफ, फिर यहाँ पर क्रेस्ट। तो इस तरह से जो वेव है वो हमको मिलेगी। ये तो इजी है। अब ये जो पॉइंट है, सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है उसका फेज कितना है वो हमें निकालना है। तो देखिए ये जो है वो π/2 है, फिर यहाँ पर 3π/2, फिर यहाँ पर 5π/2। तो ये जो पॉइंट है उसका फेज हमको मिलेगा 5π/2। अब उसी सर्कल के ऊपर सपोज हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो उसका जो फेज होगा वो कितना होगा, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो ये जो पॉइंट है उसका फेज आप देख सकते हो, ये π/2, ये 3π/2 और ये 5π/2। तो ये फिर से हमको मिला 5π/2। अब कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ये क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो ये जो पॉइंट है उसका फेज फिर से देखिए ये क्रेस्ट है, तो ये π/2, ये 3π/2 और ये 5π/2। तो फिर से ये हमको मिला 5π/2। अब सेम वे में यहाँ पर भी कोई पॉइंट अगर आप लोगे तो उसका भी जो फेज होगा वो हमको मिलेगा 5π/2। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो सर्कल हमने लिया उसके ऊपर कोई भी पॉइंट का अगर हम फेज निकालते हैं, कोई भी पॉइंट का फेज अगर हम निकालते हैं तो वो हमको मिलता है 5π/2, यानी कि फेज हमको कैसा मिलता है, सेम मिलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल था उसको हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, वेव फ्रंट बोला था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर सारे जो पॉइंट है उसका फेज हमको कितना मिलता है, सेम मिलता है। तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे सारे पॉइंट जिसका जो फेज है वो सेम है, उसको अगर हम मिला दे तो ये जो पूरा सर्कल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसी को हम बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये ही हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा कि ऐसे सारे पॉइंट जिसका जो फेज है वो सेम है, उसको अगर हम मिला दे तो उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब उसकी जो डेफिनेशन है वो अगर हम लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसी होगी। देखिए एक और बात कि देखिए सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले या तो फिर सेम प्रॉपर्टी वाले सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दे तो उसको हम बोलते हैं एक लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसी लिखेंगे कि वेव फ्रंट इज ए
लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑसिलेटिंग, लोकस का मीनिंग समझ में आया पहले तो, कि ऐसे सारे पॉइंट जिसकी करेक्टरिस्टिक, जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसको अगर हम मिला दे तो जो शेप हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं लोकस। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग का मीनिंग क्या हुआ, देखिए जहां पर आपने पत्थर गिराया उसके थोड़े डिस्टेंस पे अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा रखोगे तो आप देख पाओगे कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है। तो किसी एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो ऐसे ऑसिलेट होंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि क्योंकि उसका फेज सेम है तो वो सभी एक साथ एक ही फेज में जो है वो ऑसिलेट करते हुए हमको दिखेंगे। इसलिए डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग विथ सेम फेज। तो ऐसा लोकस जिसका सारे पॉइंट का जो फेज है वो सेम है उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड में भी हम लिख सकते हैं कि वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर सारे जो पॉइंट है उसका फेज कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि किसी एक पॉइंट के ऊपर सारे जो पॉइंट होगा उसका फेज सेम होगा, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि सारे पॉइंट का जो फेज है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये डेफिनेशन हो गई वेव फ्रंट की। ठीक है, तो ये हमने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट समझा एक वाटर सरफेस का यूज करके, लेकिन ये एक 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इसी को हमें स्टडी करना है लाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सारा चैप्टर हम स्टडी करते हैं वो लाइट का स्टडी करते हैं। तो लाइट का केस अगर हम ले तो लाइट, सपोज यहाँ पर हमने बल्ब रखा हुआ है तो हमको पता है बल्ब है वो अपनी चारों डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन के अंदर, अपनी चारों तरफ सभी डायरेक्शन के अंदर जो लाइट है वो एमिट करता है। तो वो एक 3D केस हो जाएगा, उसमें सभी डायरेक्शन को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, यहाँ पर मेरी उंगली के ऊपर मैंने यहाँ पर एक सपोज लाइट रखी है, तो पॉइंट सोर्स हो गया वो लाइट का। तो उसका जो वेव फ्रंट मिलेगा वो हमको कैसा मिलेगा, तो वेव फ्रंट पहले तो हम किसको बोलते हैं कि जो सारे ऐसे पॉइंट जिसका जो फेज है वो कितना है, सेम है, मतलब कि इस सोर्स से सेम डिस्टेंस के ऊपर जो सारे पॉइंट हो गए उसका फेज सेम होगा। तो इस सोर्स से सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर हम पॉइंट सोचे तो एक पॉइंट यहाँ पर, 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 सभी जो डायरेक्शन होगी उसमें सेम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट अगर हम सोचे तो हमको इसके आसपास एक 3D से स्फीयर के शेप में जो वेव फ्रंट है वो मिलेगा। इसलिए अगर हमारा जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है तो उसके आसपास जो वेव फ्रंट है वो कैसा हमको मिलता है, एक स्फीयर के शेप में। पहले वेव फ्रंट यहाँ पर होगा, फिर दूसरा वेव फ्रंट इससे थोड़ा दूर, तीसरा इससे थोड़ा दूर, इस तरह से एक पॉइंट सोर्स के आसपास हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर हमारा जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, एक स्फीयर के शेप में होगा। अब सपोज हमारे पास लाइट का जो सोर्स है वो ऐसा एक लाइन जैसा, इसको हम स्लिट भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारा सोर्स ऐसा स्लिट के फॉर्म में है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, तो देखिए उसके सेम डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट सोचे तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सभी डायरेक्शन में ये पॉइंट को अगर हम मिला दे तो एक ऐसा हमें सिलेंडर जैसा शेप मिलेगा। तो अगर हमारा सोर्स एक स्लिट के फॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो हमको मिलेगा एक सिलेंड्रिकल शेप में। इसको हम अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन जैसा सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, एक सिलेंडर के शेप में। ठीक है, दूसरा वेव फ्रंट हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर हमारा सोर्स जो है वो एक लाइन सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो एक सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, और वो पॉइंट सोर्स का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा उसके आसपास ऐसा स्फीयर के शेप में होगा। ठीक है, ये 2D में हमको ऐसा सर्कल दिखता है, लेकिन 3D में आप सोच सकते हो ये क्या है, एक स्फीयर है। अब एक और बात कि अगर हमारा जो सोर्स है वो बहुत ही हमने दूर रखा हुआ है, यानी कि बहुत दूर डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर हमने सोर्स रखा है तो उसका वेव फ्रंट हमको कैसा मिलेगा। देखिए सपोज यहाँ पर हमने एक लाइट का सोर्स, सपोज हमने सन को लिया हुआ, तो ये हमारा सन है और उससे बहुत दूर यहाँ पर हमारी अर्थ है। तो सन एक पॉइंट सोर्स है
तो पॉइंट सोर्स उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फीयर के शेप में होगा। तो इसके आसपास ऐसे कई सारे स्फीयर के शेप में हमको वेव फ्रंट मिलेंगे, ये समझ सकते हो, इसके पीछे भी होगा। तो इस तरह से हमको वेव फ्रंट मिलते होंगे। तो एक वेव फ्रंट सपोज कि अर्थ के पास जो पहुंचा वो कुछ ऐसा हमको दिखेगा। तो देखिए ये सन, ये उसका वेव फ्रंट स्फीयर के शेप में। अब ये हमारा अर्थ है, थोड़ा और नज़दीक में बना देता हूँ, ये हमारा अर्थ है। तो वहाँ से ये वेव फ्रंट को अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा ही नज़र में आएगा। तो ये जो पार्ट है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन के जैसा हमको दिखता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो, अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इसको अगर आप 2D में सोचोगे तो आपको एक ऐसा प्लेन जैसा दिखेगा, बुक का जो पेपर होता है प्लेन पेपर उसके जैसा दिखेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो सोर्स है वो बहुत दूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। प्लेन मतलब कि जो हमारा बुक का पेपर होता है ऐसा प्लेन पेपर जैसा। इसलिए यहां पर हम लिख लेते हैं कि सोर्स जो है वो अगर हमारा ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है तो जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। अगर हमारा लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट होगा सिलिंड्रिकल। और अगर हमारा सोर्स बहुत ही दूर हमने रखा हुआ है तो जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरी एक बात और कि ये जो वेव फ्रंट जो निकल रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो देखिए यहां से हम देख सकते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर पत्थर को डाला था वहां से चारों डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट है वो निकलेगी। तो उसकी डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो हमको कुछ ऐसी मिलेगी, देखिए ऐसी डायरेक्शन मिलेगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वेव फ्रंट और ये हमारी वेव की डायरेक्शन, ये दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर में। ये हमारा वेव फ्रंट और ये डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर में, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि वेव फ्रंट की फ्लो होने की, उसकी पास करने की, उसकी प्रोपोगेट करने की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होती है। यानी कि वेव फ्रंट, सपोज कि यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट है तो उसकी प्रोपोगेट करने की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर में, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, उसकी प्रोपोगेट होने की जो डायरेक्शन है वैसे उसके परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में होगी। तो आप याद रख लीजिए कि वेव फ्रंट या फिर वेव्स की जो प्रोपोगेट होने की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज कैसी होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होती है। तो कोई भी वेव फ्रंट आपको दे दे, चाहे वो प्लेन हो, स्फीयर हो या फिर सिलिंड्रिकल हो, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में। दूसरी एक बात और है कि वेव फ्रंट की जो स्पीड है, यानी कि जिस स्पीड से वेव फ्रंट प्रोपोगेट होगा उसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव। ओके, तो वेव फ्रंट क्या होता है वो तो हमने स्टडी कर लिया। अब ये हाइगन्स प्रिंसिपल में हमको क्या सीखना है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल हमको ऐसा बताता है कि कोई एक टाइम के ऊपर अगर आपको कोई एक लाइट के सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है वो अगर आपको पता है तो लेटर टाइम यानी कि थोड़े टाइम के बाद उसका वेव फ्रंट कहाँ पर होगा और उसका शेप कैसा होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से। तो बेसिकली हाइगन्स प्रिंसिपल हमको जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना सिखाता है नए वेव फ्रंट के बारे में। आइए देखते हैं किस तरह से। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और हमें पता है पॉइंट सोर्स मतलब कि उसके आसपास जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स के आसपास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा ही ड्रॉ करते हैं, उसका सेम ऐसा नीचे भी होगा, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए ऊपर का आधा हिस्सा ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हाइगन्स प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है कि देखिए अगर कोई एक ये सोर्स है, ठीक है, लाइट का कोई एक सोर्स से अगर कोई वेव फ्रंट निकला है तो उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। मतलब कि ये भी एक ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब ये सोर्स में से जैसे ये वेव फ्रंट निकला था उसी तरह से इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे वहां से भी इस तरह से एक वेव फ्रंट निकलेगा। तो सपोज यहाँ पर हम समझने के लिए कुछ पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट हमको दिख रहे हैं वो भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और उसमें से भी जहाँ पर जैसे यहाँ पर वेव फ्रंट निकला था इसके आसपास भी इसे वेव फ्रंट आपको दिखेंगे। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या कहा कि एक तो
ये जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और उसमें से भी फिर से ऐसे वेव फ्रंट निकलते हुए हमको दिखेंगे। हालांकि ये जो वेव फ्रंट निकलते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो ये जो वेव फ्रंट था उसी के स्पीड के जितनी होगी। अब ये जो सारे वेव फ्रंट हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए, फर्स्ट जो हमको ये वेव फ्रंट मिलता था उसको हम बोलते हैं इस सोर्स का वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से जो ये फिर से नए वेव फ्रंट निकले हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। फर्स्ट जो था वो वेव फ्रंट बोला था, अब ये छोटा है इसलिए हमने उसको बोला वेवलेट्स। और क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जो सारे पॉइंट वेव फ्रंट के ऊपर हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इट मीन्स कि वो भी एक इस लाइट के सोर्स की तरह ही बिहेव करेंगे। अब हमें अगर नया वेव फ्रंट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि भाई ये जो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हमको मिले उसका कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो कॉमन टेंजेंट मतलब क्या कि ऐसा प्लेन जो कि इस सभी वेव फ्रंट को टच करता हुआ निकले, तो इसका कॉमन टेंजेंट हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा शेप में। तो ये हमको मिल गया नया वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट हमको यहाँ पर मिलता था और दूसरा वेव फ्रंट थोड़े टाइम के बाद हमको यहाँ पर मिला। तो यही हमको सिखाता है हाइगन्स प्रिंसिपल कि अगर आपको किसी एक टाइम के ऊपर, सपोज ये हमारा, इसको हम बोलते थे टाइम t = 0, और फिर कोई एक टाइम, सपोज हमने बोला टाइम टाउ, तो t = टाउ या फिर तो जितने टाइम के बाद हमारा नया वेव फ्रंट है वो अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे कि पहला जो हमारा वेव फ्रंट था उसके ऊपर सारे जो पॉइंट है उसके ऊपर हम सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे और फिर उस सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये हमें बताता है कि भाई तो जितने टाइम के बाद जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो किस पोजीशन के ऊपर होगा और वो उसका जो शेप है वो कैसा होगा। जनरली वेव फ्रंट पहला वेव फ्रंट का जो शेप होगा वही शेप सेकेंडरी वेव फ्रंट का भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हो। अब देखिए, इसकी एक शॉर्टकमिंग, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हमको मिलते थे उसका एक कॉमन टेंजेंट हमने यहाँ पर बना लिया, तो इस वेव फ्रंट के आगे की डायरेक्शन में यहाँ पर हमको नया वेव फ्रंट मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पीछे भी अगर आप यहाँ पर इस तरह से कॉमन टेंजेंट निकालोगे तो यहाँ पर भी आपको एक दूसरा वेव फ्रंट मिलेगा। तो हमको पता है लाइट जब यहाँ से निकलती है तो वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है। तो भाई यहाँ पर ये वेव फ्रंट के पीछे रिवर्स डायरेक्शन में भी हमको ये वेव फ्रंट मिला, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वहाँ पर ये जो वेव फ्रंट है वो हमको नहीं मिलना चाहिए था। तो हमने हाइगन्स को रीजन पूछा तो उन्होंने ऐसा एज्यूम कर लिया, उन्होंने एडहॉक एजम्पशन किया कि भाई जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है उसका एम्पलीट्यूड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि ये जो आगे की डायरेक्शन है वहाँ पर इस सेकेंडरी वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, लेकिन जो पीछे की डायरेक्शन है वहाँ पर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। इसलिए ये जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड अगर 0 है तो वो वेव फ्रंट बनेगा ही नहीं, इसलिए पीछे की ओर हमें कोई भी वेव फ्रंट या फिर कोई भी वेव नहीं मिलेगी। लेकिन ये हाइगन्स ने एज्यूम किया था, इसका एक्सप्लेनेशन हमको ज़्यादा एडवांस वेव थियरी जब हम स्टडी करेंगे वहाँ पर हमको दिया जाएगा। हालांकि बुक में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि देखिए जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के ऊपर। तो cos थीटा देखिए यहाँ पर, और वो थीटा हम कहाँ से मेजर करते हैं? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से हम ये थीटा मेजर करते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन यानी कि पीछे की डायरेक्शन में ये जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, और cos 180 ये होता है -1, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0। इसलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो पीछे कितना होता है? 0 होता है। हालांकि वो हाइगन्स ने सिर्फ एज्यूम किया था, लेकिन बाद में जाके वो सही निकला और पीछे की ओर ये जो एम्पलीट्यूड है हमको 0 मिल रहा है, इसलिए पीछे कोई भी वेव हमको नज़र नहीं आती है। ओके, हमें यहाँ पर एक लाइट का सोर्स दिया हुआ है और t = 0 यानी कि स्टार्टिंग टाइम के ऊपर उसका एक वेव फ्रंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब सपोज कि इस सोर्स में से जो वेव फ्रंट निकलता है उसकी जो स्पीड है वो है v जितनी। हमें यहाँ पर फाइंड आउट ये करना है कि
टो जितने टाइम के बाद यहाँ पर हमको 0 यानी कि स्टार्टिंग टाइम में हमको ये वेव फ्रंट दिया गया है। अब टो जितने टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी है v जितनी और टाइम है टो जितना, यानी कि ये जो वेव है वो v टो जितना डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि v टो जितना रेडियस वाले हम यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के ऊपर सारे जो पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और उसमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे उसकी रेडियस कितनी होगी v टाउ जितनी, क्योंकि ये वेव फ्रंट v टाउ जितना आगे बढ़ा हुआ है। तो हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट को लेकर v टाउ जितनी रेडियस वाले सेकेंडरी वेवलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर जितने पॉइंट्स होंगे वहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ड्रॉ करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ थोड़े पॉइंट के ऊपर ही सेकेंडरी वेवलेट्स को ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता है कि जो वेव्स है वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो हम सिर्फ आधा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जो वेवलेट्स है उसको ड्रॉ करेंगे। और ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो कि भाई v टाउ जितनी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी एक वेवलेट निकलेगा, ये उसका सेंटर होगा। जो रेडियस है वो होगी v टाउ जितनी। ये एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर, ये v टाउ रेडियस, एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर, ये रेडियस v टाउ। ये एक्चुअली में ऐसा होगा, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर के पहले देखा था कि भाई जो इसकी पीछे की डायरेक्शन में उसका इफेक्ट 0 होता है, इसलिए हम सिर्फ आगे की डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस वेव फ्रंट के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट में से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं और उसका कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा हमारा नया वेव फ्रंट टाउ जितने टाइम के बाद। तो ये भाई हमको मिल गया हमारा वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू टाउ। ये हमारा t इज इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट यहाँ पर था। अब टाउ जितने टाइम के बाद ये वेव फ्रंट हमको यहाँ पर मिलेगा, और ये जो रेडियस होगा इस सेकेंडरी वेवलेट्स का वो कैसा होगा v टाउ जितना। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का यानी कि किसी भी सोर्स का वेव फ्रंट अगर आप देते हैं तो उसका सेकंड यानी कि उसके बाद का जो वेव फ्रंट कि कहाँ पर बनेगा वो आप इसके ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में ड्रॉ किया। उसी तरह से आप अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेन वेव फ्रंट है तो उसके लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है तो उसके ऊपर भी जो पॉइंट होंगे उसके ऊपर से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। तो सपोज हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कि ये उसके सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स सारे, और उसका कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा भाई नया वेव फ्रंट। और इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो कि v टाउ जितनी। ये वेव फ्रंट की जो स्पीड होगी इनटू टाउ यानी कि लेटर टाइम, जितना भी टाइम आपको दिया जाए उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और तो उतनी रेडियस का आप सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ कर दीजिए और उसका कॉमन टेंजेंट अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू वेव फ्रंट। तो इस तरह से आप नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसका यूज करके, हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखा शुरुआत में कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है, फिर कोई एक लाइट के सोर्स का वेव फ्रंट किसी एक टाइम के ऊपर अगर हमको पता है तो थोड़े टाइम के बाद नया वेव फ्रंट हमको कहां पर मिलेगा वो हम हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हाइगन्स प्रिंसिपल हमको जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देता है नया वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम देखने वाले हैं इसी हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है उसको प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।